फ्रांस की क्रांति की घटनाओं का जिक्र करते हुए हमने जाना कि किस तरह से राजा की मनाही के बावजूद फ्रांस के लोग टेनिस कोर्ट में ही जम गए और वहीं उन्होंने कसम खाई कि वे संगीनों की नोक पर भी वहाँ से नहीं हटेंगे। हमने यह भी देखा था कि किस तरह से फ्रांस की जनता ने राजा के संदेही रुख को देखकर, ढुलमुल रुख को देखकर बेस्टिल की जेल पर अधिकार कर लिया था। फ्रांस की क्रांति यहीं नहीं रुकी, जनता आगे बढ़ती गई और एक कदम और आगे जाकर फ्रांस की जनता ने 4 अगस्त को सामंती करों और विशेषाधिकारों के समाप्त करने की घोषणा कर दी, जो असली मायने में असमानता के खिलाफ क्रांति का प्रतीक थी। इसका असर यह हुआ कि न्यायिक सामंतों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया और समानता की घोषणा की। इस तरह से फ्रांस के इतिहास के लिए यह एक निर्णायक दौर था, जब हजारों साल से चली आ रही सामंतवादी विशिष्ट व्यवस्था जो राजतंत्र का हिस्सा थी, उसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि ये जो घोषणाएं की गई थी, इनके प्रति एक आशंका का माहौल था और इन घोषणाओं से घबराकर सामंतों ने फ्रांस से पलायन करना शुरू कर दिया और पलायन के लिए जनता का फिर जो शक है वो राजा पर गया कि ज़रूर राजा की शह पर ही ये सामंत पलायन कर रहे हैं, इन्हें अब नई आने वाली व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से फ्रांस में अव्यवस्था, गरीबी, दिवालियेपन, बेरोजगारी, भुखमरी की स्थिति ने महिलाओं को एक कदम और आगे बढ़ाया और पेरिस में महिलाओं ने इकट्ठे होकर रोटी दो के नारे के साथ न केवल राजा को घेरा बल्कि वे उसको घेर कर पेरिस लाईं और अब जनता एक तरह से राजा को बंदी बनाने में कामयाब हो गई और राजा उसका बंदी था। यह भी कई मायनों में अभूतपूर्व घटना थी और इस तरह से अब जबकि फ्रांस की क्रांति अपने जिस नारे के लिए वह जानी जाती है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, उसके चरम पर थी। जिस रास्ते पर वह जा रही थी वह पूरी दुनिया में एक नया इतिहास रचने जा रही थी और ऐसी ही स्थितियों में फ्रांस की जनता ने फ्रांस के लिए 1791 में पहले संविधान का निर्माण किया और इस संविधान की खूबसूरती यह थी कि इसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जैसे नारे के साथ मानवाधिकारों की घोषणा की गई, जो दुनिया के इतिहास में एक अनोखा प्रयोग था। ये जो संविधान 1791 में बनाया गया, इसकी विशेषता यह थी कि इसमें संवैधानिक राजतंत्र स्वीकार किया गया था, यानी कि राजतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था, लेकिन राजतंत्र को स्वीकार किया गया था। इसके साथ ही जनप्रभुत्व का सिद्धांत स्वीकार किया गया था, जो हमने देखा था रूसो ने दिया था। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, जो मोंटेस्क्यू ने दिया था। और इसमें जो विधान निर्मात्री सभा थी उसका कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया था। चुनाव अप्रत्यक्ष होने थे और वोट देने का अधिकार कर देने की क्षमता के आधार पर रखा गया था, अर्थात वयस्क मताधिकार न होकर संपत्ति के आधार पर मत देने का लोगों को अधिकार दिया गया था। राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था, उसको निश्चित वेतन देना तय किया और वह कानून को स्थगित कर सकता था, ख़त्म नहीं कर सकता था। उसको राजदूतों की नियुक्ति के भी अधिकार दिए गए थे और जो न्यायपालिका थी वह भी निर्वाचित होनी थी,
जूरी प्रथा को लागू किया गया। और इस संविधान की सबसे जो प्रमुख विशेषता थी वह थी संविधान सभा द्वारा आत्मत्याग की घोषणा। अर्थात आत्मत्याग का मतलब था कि जो लोग संविधान सभा में शामिल थे वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, सत्ता का कोई पद नहीं पाएंगे। एक और ऐतिहासिक घटना यह थी कि चर्च की सारी संपत्ति का अधिग्रहण करने की घोषणा कर दी गई और पादरियों के लिए व्यवहारिक संविधान लागू किया गया। बिशपों की चुनाव द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किया गया, उनका वेतन निश्चित कर दिया गया। लेकिन संविधान की शपथ लेने पर विवाद हो गया और विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। इस तरह हम देखते हैं कि जो दो प्रमुख वर्ग हैं, विशिष्ट वर्ग हैं फ्रांसीसी समाज के, धर्माधिकारी और सामंत वर्ग, वो इस क्रांति से असंतुष्ट दिखाई देते हैं क्योंकि वह सीधे सीधे उनके विशेषाधिकारों के खिलाफ था। इसलिए ऐसे असमंजस संशय की स्थिति में लोकतंत्र की ओर बढ़ते हुए संविधान को स्वीकार करने के बावजूद फ्रांस में 20 जून 1791 में जो एक अलग घटना हुई, अनोखी घटना हुई, वह यह थी कि लुई 16वें ने परेशान होकर, इस क्रांति की घटनाओं से परेशान होकर भेष बदलकर फ्रांस से भागने का निर्णय लिया। लेकिन उससे भी अनोखी बात यह थी कि वह अपने परिवार सहित भागते हुए पकड़ा गया और उसको वापस पेरिस में लाया गया। और अब जो संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया गया था 1791 के संविधान में, उस पर भी शंका की जाने लगी और ये चर्चा होने लगी कि अब संवैधानिक राजतंत्र की जगह फ्रांस को गणतंत्र का स्वरूप स्वीकार करना चाहिए। 1791 के संविधान के अनुसार चुनाव भी हुए, लेकिन राजा और रानी का रुख लगातार नकारात्मक बना रहा, इस क्रांति के प्रति विरोधी बना रहा, क्योंकि मेरी एंतवानेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इसलिए इस सारे घटनाक्रम में ऑस्ट्रिया ने हस्तक्षेप करते हुए फ्रांस को यह धमकी दी कि यदि वे लोग लुई 16वें की रक्षा नहीं कर पाए तो ऑस्ट्रिया पेरिस का दमन कर देगा, अर्थात वो फ्रांस पर आक्रमण कर देगा। ऑस्ट्रिया की इस धमकी ने फ्रांस की क्रांति में विदेशी शक्तियों को हस्तक्षेप करने का, इन्वॉल्व होने का मौका दिया और ऑस्ट्रिया के ऐसे कहने के जवाब में फ्रांस की विधानसभा ने ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यही नहीं, विधानसभा ने राजा को निलंबित कर दिया और सितंबर 1792 में आते आते राजतंत्र की समाप्ति की भी घोषणा कर दी गई। जो शक्ति है वह कम्यून को दी गई, क्योंकि 1791 का संविधान अब अप्रासंगिक हो गया था राजतंत्र की समाप्ति के साथ ही। और जो कार्यपालिका समिति बनाई गई थी अस्थायी तौर पर, उस पर कम्यून का वर्चस्व स्थापित हो गया, जो पेरिस की एक उग्रवादी संस्था थी। और इस दौर में कम्यून ने बड़े पैमाने पर राजतंत्र समर्थकों की हत्या की और इसी माहौल में कन्वेंशन का चुनाव हुआ। कन्वेंशन जो गठित की गई थी उसने अक्टूबर 95 तक फ्रांस में शासन का संचालन किया। इस बीच फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति के बाद जेकोबिन दल और जिनोंदिस्ट दल जो गणतंत्रवादी था, उनमें आपसी गृहयुद्ध की स्थिति बनी रही, टकराव हुआ। आखिर जेकोबिन दल विजयी हुआ और एक आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति फिर भी जारी रही। गणराज्य की घोषणा के बाद कन्वेंशन में एक और अभूतपूर्व घटना हुई
और वह यह थी कि कन्वेंशन में बहुमत के आधार पर लुई 16वें को सूली पर चढ़ाकर 21 जनवरी 1793 को मृत्युदंड दे दिया गया। फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा लिए गए इस निर्णय से यूरोप के वे सभी देश फ्रांस के शत्रु हो गए जो राजतंत्र समर्थक थे। इसके बाद 1793 का संविधान लाया गया। इधर फ्रांस की विदेशी शक्तियों के साथ संघर्ष जारी रहा। जो 93 का दूसरा संविधान था उसमें वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई। कानूनी क्रियान्वयन के लिए जनमत की प्राप्ति को आवश्यक बताया गया। यह संविधान बहुत अधिक विकेंद्रीकृत होने के कारण इसमें केंद्रीय सरकार कमज़ोर हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस समय फ्रांस विदेशी आक्रमणों का सामना कर रहा था, इसलिए 1793 के संविधान को भी लागू नहीं किया जा सका और यह स्थगित ही रहा और एक बार फिर अस्थायी सरकार का गठन किया गया। और इसके परिणाम स्वरूप कन्वेंशन जो है वो एक अधिनायकवादी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। जनरक्षा समिति का गठन किया गया जो सर्वाधिक सभी तरह के अधिकारों से संपन्न थी। उसने महान नागरिक सेना का गठन किया और फ्रांस में एक बार फिर से गृह युद्ध की स्थिति बन गई। लियोन्स और वांदे नगर में भयंकर विध्वंस मचाया गया। प्राणदंड भी ऐसे ऐसे लोगों को दिया गया जिसमें मैडम रोला और अंतवानीत की हत्याएं शामिल है। फांसी की सजाएं आम हो गई। फ्रांस में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी गई और इन सब परिस्थितियों में से ही एक और अधिनायक उभरा जिसका नाम रोबिस्पियरे है। उसने कम्यून पर और इस कन्वेंशन पर अपना प्रभाव जमा लिया और कन्वेंशन पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद कम्यून की जो शक्ति है उसका अंत हो गया 1794 में। और फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक दांतों ने आतंक के राज्य की समाप्ति की जब मांग की तो दांतों को भी मृत्युदंड दे दिया गया। आंतरिक शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए हालांकि सामान्य सुरक्षा समिति का गठन किया गया था और न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के रूप में क्रांतिकारी न्यायाधिकरण का गठन किया गया था जिसके पास सज़ा के नाम पर एकमात्र सज़ा मृत्युदंड थी। और इस तरह से कन्वेंशन में रोबिस्पियरे सर्वाधिक ताकतवर होकर उभरा और उसने 27 जुलाई 1794 तक जो शासन किया, 5 अप्रैल 94 से लेकर 27 जुलाई तक, यानी कि इन 3-4 महीनों में रोबिस्पियरे ने जिस तानाशाही से काम लिया, जिस तरह का आतंक फ्रांस में फैलाया, उसकी वजह से इसके इस अल्पकाल को आतंक के राज्य के नाम से जाना जाता है। स्थिति ये हो गई कि जिस तेजी से रोबिस्पियरे अपने विरोधियों का सफाया कर रहा था, उससे जब जो दूसरे पक्ष थे जिसमें कम्यून है, जैकोबिन दल है, जनरक्षा समिति है, इन पर जब इसका वर्चस्व कायम हो गया और उसने अपने 100 दिन के शासनकाल में जिस तरह से बड़े पैमाने पर विरोधियों की हत्याएं की, उनसे ऐसा लगने लगा था कि अब वह शीघ्र ही कन्वेंशन और जनरक्षा समिति के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, उनकी भी हत्या कर देगा। तो वह घबरा गए और उनको लगा कि अब उन्हें अपनी रक्षा के लिए और फ्रांस को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। और इसका नतीजा ये हुआ कि 27 जुलाई को रोबिस्पियरे को बंदी बना लिया गया और खुद उसे
कन्वेंशन ने प्राणदंड दिया। इस तरह से एक आतंक का राज्य खत्म हुआ जो फ्रांस की क्रांति में से ही जन्मा था। अब दूसरी समस्या यह थी कि विदेशी आक्रमणों के कारण 1793 का संविधान भी लागू नहीं हो सका था। इसलिए कन्वेंशन ने फिर एक तीसरा संविधान बनाया और 1795 के इस संविधान को बनाने के बाद कन्वेंशन ने अपने आप को भंग कर दिया और इस 1795 के संविधान के माध्यम से एक संचालक मंडल का गठन किया गया, जिसने 1799 तक फ्रांस में शासन का संचालन किया। इस नए संविधान में फिर से संपत्ति के आधार पर मताधिकार दिया गया था। व्यवस्थापिका में 2 सदन बनाए गए थे और यह भी तय किया गया था कि कन्वेंशन के 2/3 सदस्य विधायिका के सदस्य होंगे। लेकिन संचालक मंडल, जिसे डायरेक्टरी भी कहते हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग था 5 सदस्यीय कार्यपालिका, जिसे संचालक मंडल कहा गया था, जिसका चुनाव विधायिका में से होना था। और ये जो 5 सदस्यीय संचालक मंडल था, इसने जब कार्यभार संभाला और ये अयोग्य साबित हुआ तो इसकी अयोग्यता के कारण फ्रांस में क्रांति के दौर में तेज़ी से भ्रष्टाचार फैला और षड्यंत्रकारी योजनाओं से फिर से जनता में असंतोष बढ़ने लगा और फ्रांस में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। आर्थिक स्थिति जिसको लेकर के क्रांति की शुरुआत हुई थी, 1797 में संचालक मंडल ने आंशिक दिवालियेपन की स्थिति की घोषणा कर दी। लेकिन फ्रांस की क्रांति का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि आंतरिक रूप से अराजकता, गृहयुद्ध, भ्रष्टाचार और पूरी तरह से असंतोष की स्थिति होने के बावजूद फ्रांस ने विदेशी शक्तियों से युद्ध में बड़ी सफलता हासिल की थी और इस तरह से इस सफलता ने फ्रांस में एक नया मोड़ दिया जिसे हम कहते हैं सैनिकवाद, और इसी में से नेपोलियन बोनापार्ट का भी उदय होता है, जिसे हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इस तरह से फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे के साथ क्रांति का आगाज़ हुआ था और उस क्रांति ने दुनिया के इतिहास में जो एक नया अध्याय जोड़ा था, उस अध्याय ने पूरी आधुनिक मानवता को एक नया रास्ता दिखाया और इस तरह से फ्रांस की क्रांति की घटनाएं इतिहास के विद्यार्थियों के लिए कौतूहल का विषय है, जिन्होंने कई उतार चढ़ावों के साथ, कई कौतूहल के साथ, कई हत्याओं और प्रतिहिंसा के साथ फ्रांस की क्रांति को अंजाम दिया था।